Hello and welcome to Exam Shastra. Today we'll discuss about the current affairs of 19, 20 and 21st of October. पिछले कई दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने के कारण हम लोग 3-4 दिन करंट अफेयर्स ले नहीं आ पा रहे थे, तो इसीलिए आज का जो सेशन है वहाँ पे हम लोग सभी वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो डिस्कस करेंगे। और आज से ही एक नया सा हम लोगों ने सेगमेंट ऐड किया है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है रैपिड फायर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बेसिकली इट विल बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके साथ साथ एडीआरई एंड सब इंस्पेक्टर के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे करंट अफेयर्स डाला है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेकिन उससे भी पहले हम लोगों ने कोर्सेस लॉन्च कर दिया है। ये जो कोर्सेस है हम लोग उसका जो लाइक एडमिशन है वो चल रहा है, इसको भी हम लोग जल्दी खत्म करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे साथ नहीं जुड़ा है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, दिस इज आवर एपीएससी फैकल्टी टीम एंड दिस इज आवर स्टेट गवर्नमेंट एंड एसएससी टीम। सो आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। द फर्स्ट टॉपिक इज important from GS paper 2 Indian polity point of view. The topic is about Supreme Court to hear challenge on designation of bills as money bills. असल में की हुई है, क्या हुआ है मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जिन लोगों ने इंडियन पॉलिटी पढ़ा है उन लोगों को पता है कि मनी बिल एग्जैक्टली क्या होता है। বিল जो है, ঠিক আছে, যাক অসমীয়াত বিধেয়ক বুলি কওঁ, বিধেয়কসমূহ পাছ কৰাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় থাকে। ঠিক আছে, খুব সৰলকে যদি ক'বলৈ যাওঁ বহু কিছুমান উপায় থাকে। ঠিক আছে, সো বিল এখন যেতিয়া পাছ কৰে বেলেগ বেলেগ বিলক বেলেগ বেলেগ ধৰণে পাছ কৰা যায়। কিন্তু আজি কেইবছৰমানৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে যে বহু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বিল মানি বিল হিচাপে কি কৰে সংসদত পাছ কৰা আমি দেখা পাওঁ। আৰু মানি বিল হিচাপে পাছ কৰিলে কিছুমান এক্সেপশ্যন পোৱা যায়, কিছুমান সুবিধা যিখন গভৰ্ণমেণ্ট থাকে, যোন পাৰ্টি ৰুল কৰে তেওঁলোকে কি কৰে কিছুমান সুবিধা পোৱা দেখা যায়। সো प्रथमतः हमें जानिब লাগিব যে মানি बिल কি হয়, व्हाट इज ए मनी बिल। देखिए डेफिनेशन जो है ये आप लोगों ने जरूर इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है मनी बिल का, ये मनी बिल इज ए फाइनेंशियल लेजिस्लेशन। ठीक है, इट इज ए फाइनेंशियल लेजिस्लेशन दैट कंटेन्स प्रोविजन एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू रेवेन्यू, टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग। ठीक है, रेवेन्यू हक गवर्नमेंटर जिमान रेवेन्यू पाए, टैक्सेशन हक बा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार जिमान खरच আছে বা আমি যদি সরকারে যদি আমার বড় করে ধার কৰি যদি কোবাৰ পা আনে, এই গুটেইখিনি আসলে ইয়াৰ রিলেটেড যদি কিবা বিল বা বিধেয়ক যদি সদনৰ উত্থাপন হয় প্ৰথমতে চোৱা যায় আসলে সেইখনক মানি বিল হিচাপে কনসিডাৰ কৰা নাই। কিন্তু ইন জেনাৰেল रेवेन्यू হক, टैक्सेशन হক, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर বা বৰোইঙৰ ক্ষেত্ৰত বেসিক্যালি মানি বিল বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু মানি বিলত আচলতে এই সমূহ দিশৰ ওপৰত দিশৰ লগত জড়িত যিকোনো বিষয়কে আমি মানি বিল হিচাপে কনসিডাৰ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, নাও এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি কনষ্টিটিউচনেল বেচিছ কি কি আছে। চোৱা, মানি বিলৰ কথা ক'ত উল্লেখ কৰা আছে। আমাৰ আৰ্টিকল 110 সাব ক্লজ 1 ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ কি আছে, এ বিল ইজ ডিম टू बी ए मनी बिल। ठीक है, एक बिल को मनी बिल लाइक माना जाएगा इफ इट डील्स ओनली विथ मैटर्स स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 110(1) सब क्लॉज ए टू जी, माने 110 অনুচ্ছেদৰ একৰ এ পৰা জি লৈকে যিমানবোৰ বিষয় আছে এই বিষয়ৰ লগত জড়িত যিকোনো এখন বিল যদি উত্থাপন কৰে সেইখনক আমি কি হিচাপে কনসিডাৰ কৰিম, মানি বিল হিচাপে কনসিডাৰ কৰিম। আৰু এটো কোড লিখা আছে 110। ठीक है, अनुच्छेद 110 लिखा है सब क्लॉज 1। ठीक है, सो 110 सब क्लॉज 1 अगेन फ्रॉम ए टू जी। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखा है लाइक टैक्सेशन, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है ना ये जो जितने भी टॉपिक्स है इससे रिलेटेड अगर कोई मैटर है, ठीक है, इफ ए पर्टिकुलर बिल डील्स विथ matters specified in 110, ठीक है, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी सब क्लॉज 1 एंड ए टू जी से लेके, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, 110 सब क्लॉज 1 जी जो है लास्ट में जो है, इट एड्स दैट एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 110(1) सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए टू एफ कैन ऑल्सो बी मनी बिल। ठीक है, 110(3) में भी लिखा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ एनी क्वेश्चन अराइजिंग वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है, ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल माने लोकसभा কথা কোৱা গৈছে, দে আৰ অন চেল বি ফাইনেল। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি ইয়াতটো উল্লেখ কৰা আছে যে প্ৰভিজন কিটা উল্লেখ কৰা আছে যে এটো মেটাৰৰ লগত ৰিলেটেড যদি কিবা বিল থাকে তেতিয়াহে মানি বিল বুলি কোৱা হ'ব।
किंतु यदि है सदনৰ मजद इफ मान लीजिए कि वहां पे जाके पार्लियामेंट में जाके बेसिकली लोकसभा में जाके ये क्वेश्चन के ऊपर अगर मतलब कोई भी एक टॉपिक कोई भी एक बिल अटकेगा कि ये मनी बिल है या नहीं है, तो उसमें भी डिसीजन किसके पास होगा, ठीक है, उसको मनी बिल डिक्लेयर करने का स्पीकर के पास होता है, ठीक है। तो इसीलिए इम्यूनिटी मिल जाता है। और हाल ही आप लोगों को मालूम है कि स्पीकर जो है वो बेसिकली आपका जो रूलिंग पार्टी है वहां से इलेक्ट होके आते हैं, ये आप सभी को मालूम है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कई दफा जो जनरल जो बिल्स है যিবোৰ বিধেয়ক আছে সেইবোৰক মানি বিল হিচাপে কনসিডাৰ কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ কি কৰে পাছ কৰাই ল'বলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন চৰকাৰে কি কৰে চেষ্টা কৰে। तो बुझी पाला आर्टिकल 110 सब क्लॉज 3 কি লিখা আছে যে whether a bill এখন বিল মানি বিল হয় না এটো কোনে ডিসাইড কৰিব, স্পিকাৰ ডিসাইড কৰিব। নাও প্ৰসিডিউৰ, ঠিক আছে, প্ৰসিডিউৰ কেনেকৈ হয় চোৱা, ইয়াতে কিয় লোকসভাৰ হাতত বেছি পাৱাৰ থাকে। Money bill must be introduced in the Lok Sabha and cannot be introduced in the Rajya Sabha। बुझी पाला कथा तो। सो किसके पास ज्यादा पावर होगा, डेफिनेटली किसके पास होगा, लोकसभा के पास होगा। द राज्य सभा, ठीक है, कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, राज्यसभा के पास जाएगा, मान लीजिए राज्यसभा क्या करेंगे, रिकमेंडेशन ही दे सकता है, ठीक है, बट डज नॉट हैव द पावर टू अमेंड और रिजेक्ट इट, संशोधन কৰিব পৰা ক্ষমতা কাৰ নাই, ৰাজ্যসভাৰ নাই, ঠিক है, it does not have the power to amend or reject it। President can either accept or reject a money bill but cannot return it for reconsideration। मतलब ऐसा है कि एक बार अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट के पास जाता है ना वहां से पार्लियामेंट से, तो यूजुअली क्या होता है, प्रेसिडेंट या तो उस पर्टिकुलर बिल को एक्सेप्ट करके साइन कर दे सकता है, ठीक है, या फिर रिजेक्ट कर सकता है, या फिर से पार्लियामेंट तक क्या वो रिकॉन्सिडरेशन के लिए कुछ मान लीजिए कि कुछ लाइक पॉइंट्स है जिसको चेंज करना चाहिए, प्रेसिडेंट उससे सहमत नहीं है तो वो भेज सकता है फिर से पार्लियामेंट तक। लेकिन इन केस ऑफ मनी बिल प्रेसिडेंट डजंट हैव दैट पावर फॉर रिकॉन्सिडरेशन, ठीक है, हाँ, लेकिन ही कैन एडर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है। एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सीटिंग। बेसिकली क्या होता है पार्लियामेंट में, मान लीजिए किसी भी एक बिल वहां पे पास हो रहा है तो वहां पे क्या हो सकता है, लोकसभा कुछ और कहना चाहता है, राज्यसभा कुछ और कहना चाहता है, तो इन केस ऑफ दिस क्या होता है कि जॉइंट सीटिंग करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जॉइंट सीटिंग नहीं हो सकता है इन केस ऑफ मनी बिल। तो आप लोगों को क्या लगता है किसके पास ज्यादा पावर यहाँ पे दिख रहा है, इन केस ऑफ मनी बिल लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। हाँ, ये भी है कि राज्यसभा कैन मेक रिकमेंडेशन बट दिस आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं है। तो ये है मेन जो बैकग्राउंड है। तो इससे रिलेटेड ये जो सुविधा है कि मनी बिल के तरह अगर पार्लियामेंट में पास किया जाएगा तो राज्यसभा के पास पावर नहीं होगा, प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है, ठीक है, या फिर कोई ज्वाइंट सीटिंग का किस्सा नहीं होगा। तो इसीलिए कई दफा क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो बिल्स है वो पास कराया जाता है एज ए मनी बिल। और आप लोगों को याद है ना कि मनी बिल कौन डिक्लेयर करता है कि एक मनी बिल है या नहीं एक बिल, 110 में सब क्लॉज 3 में क्या लिखा है कि स्पीकर कैन डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। इज इट क्लियर, ठीक है। तो न्यूज क्या आया था देखिए, ए 7 जजेस बेंच of the Supreme Court of India led by Chief Justice of India addresses a request for priority to a reference concerning the matter in which the center got crucial amendments passed in the parliament as money bills। ঠিক আছে, নাও কি বিল পাস কৰি দিলে এজ এ মানি বিল সেন্টাৰে সেইকিটা অলপ চাই লওঁ। দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান হুইচ ৱাজ পাছড এজ এ মানি বিল ৱাজ প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্ট। মানি লণ্ডাৰিং মানে বুজি পাইছা ন, ক'লা মানি বগা, ক'লা পইচা বগা, কালা ধন, ঠিক আছে, বগা কৰাৰ যি মানে বহুত কিছুমান উপায় আছে। চ' সেইবিলাক প্ৰিভেন্ট কৰিবৰ কাৰণে এই যিখন আছে না মানি লণ্ডাৰিং এক্টখন, এইখন পাছ কৰা গৈছিলে, ইয়াৰ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখন। Now the amendment made from 2015 onwards to the Prevention of Money Laundering Act granted the Enforcement Directorate extensive powers including the authority to make arrest or conduct raids। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है PMLA एक्ट, इसको अमेंड करके 2015 के बाद जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, मान लीजिए कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी है जिसके पास अरेस्ट करने का या फिर आपका रेड करने का आई मीन ये है क्या है, परमिशन है, वो लोग अपना जो पावर है उनको इतना ज्यादा पावर दे दिया गया तो कई दफा क्या हो जाता है, मिसकंडक्ट का केसेस सामने आता है। मतलब ऐसे ही जाके किसी को परेशान करने के लिए कॉन्डक्ट करा जाता है, तो इसका भी एलिगेशन इस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर है, ठीक है।
तो अभी प्रॉब्लम क्या है भाई, जब ये पास किया गया, द प्राइमरी कंसर्न इज द पासेज ऑफ दिस अमेंडमेंट्स एज ए मनी बिल, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट देयर लीगलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। तो क्या ये जो बिल है पीएमएलए बिल, इसका ये जो पास हुआ है, क्या ये लीगल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत क्या ये सही है कि इसको मनी बिल की तरह पास किया गया। तो इससे रिलेटेड ये जो जितने भी एक्ट्स है पीएमएलए एक्ट, उसके बाद आपका आता है फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017। ये जो है फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017, इट वाज कैटेगराइज्ड एंड पास्ड एज ए मनी बिल, रेजिंग कंसर्न अबाउट द प्रॉपर यूज ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। मैंने बोला ना कि एक बिल प्रॉपर एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से, मान लीजिए लोकसभा में वो बिल क्या हुआ है, पहली बार के लिए बिल आया है, ठीक है, এখন বিধেয়ক উত্থাপন করা গৈছে, प्रेजेंट हुआ है बिल, उसके बाद वहां पे डिबेट एंड डिस्कशन होगा, उसके बाद वोटिंग होगा, फिर एक नेक्स्ट हाउस तक जाएगा, मान लीजिए राज्यसभा तक जाएगा अगर लोकसभा में वो प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन इन सिग्नेचर, प्रेसिडेंट के पास अपना पावर होता है। लेकिन मनी बिल होने से ये सब बाईपास करके सीधा इसको क्या कर सकता है, वो पास करवा जा सकता है। तो यही है, प्रॉपर यूज ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यूज नहीं किया गया था। एलिगेशंस दैट द एक्ट एम टू अल्टर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ 19 की जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स, 19খন की जुडिशियल ट्रिब्यूनলৰ এপইন্টমেন্টত কি সালসলনি কৰাৰ কাৰণে আসলতে এই ফাইনেন্স এক্ট অফ 2017 খন অনা গৈছিল বুলিও এলিগেশন থাকে। ফৰ এক্সাম্পল নেশনেল গ্ৰীণ ট্ৰিব্যুনেল বা সেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিব্যুনেলৰ বেলেগ বেলেগ পোষ্টৰ এপইন্টমেন্টছৰ অল্টাৰেশনৰ কাৰণে অনা গৈছিল বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, সো একিউজিশনস হেতুৱে আছে যে 2017 এই যিখন ফাইনেন্স এক্ট, এইখনক মানি বিল হিচাপে ডেলিভাৰেটলি এটেম্প কৰা গৈছিল, মানি বিল হিচাপে মানে উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, ইট এক্ট এজ এ মানি বিল ওয়াজ এ ডেলিভাৰেট এটেম্প টু এক্সটেন্ড এক্সিকিউটিভ কন্ট্ৰোল ওভাৰ দিস ট্ৰিব্যুনেল, যাতে এই ট্ৰিব্যুনেলবোৰ, এই ট্ৰিব্যুনেলত এক্সিকিউটিভ কন্ট্ৰোল না থাকে। এক্সিকিউটিভ কন্ট্ৰোল মানে তো বুঝি পাইছা না, যে আমার তিনটা অর্গান কি কি আছে, লেজিসলেচার, এক্সিকিউটিভ এন্ড জুডিশিয়ারি। সো তিনটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাম করে, বাট এক্সিকিউটিভ কন্ট্ৰোল যেতিয়া আহি যাব, ঠিক আছে, কোনোবা মিনিষ্টাৰৰ যেতিয়া কন্ট্ৰোল থাকিব, ঠিক আছে, সাপোজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ বোলে কন্ট্ৰোল থাকিব, তো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাম কৰিব নোৱাৰিব এই ট্ৰিব্যুনেল কেইখনে। লাইক বুঝি পাইছা না কথাটো। সো এই প্ৰবলেমটো আছিল। ঠিক আছে, আধাৰ এক্ট 2016 এখনো এনেকৈ পাছ কৰা গৈছিলে। The Supreme Court in 2018 had ruled in favor of the government and had cleared Aadhaar Act as a valid money bill under Article 10 of the Constitution. The government had argued that since the subsidies distributed through Aadhaar flows from the Consolidated Fund of India, the law is validly categorized as a money bill। देखिए मनी बिल के तहत जो भी पैसा मान लीजिए कि अगर देना है, ठीक है, कोई भी रिलीज करना है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही पास, लाइक वो वहां से जाता है ना। सब्सिडी इतना दे रहा है गवर्नमेंट इंडिया में, तो पैसा उसके लिए चाहिए, तो इसके लिए क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड का एक्सेस नहीं मिल पाता अगर ये मनी बिल नहीं होता। तो आधार के थ्रू जो भी सब्सिडी दिया जाता है लोगों को, उसका पैसा कहां से यूज हो रहा है। The government had argued that since the subsidies distributed through Aadhaar flows from the Consolidated Fund of India, that the law is validly categorized as a money bill। কৈছে যেহেতু কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়াৰ পৰা পইচা দি থকা গৈছে সাবসিডিৰ কাৰণে থ্ৰু আধাৰ, সেই কাৰণে কি হয় যে মানি বিল হয় এখন, কাৰণ মানি বিল নোহোৱা হলে কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়াৰ পৰা পইচা নগ'লেহেঁতেন। সো এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে পইণ্ট অফ ভিউ আছিলে। ঠিক আছে, ইয়াতো লিখা আছে মানি বিলস আর এক্সক্লুসিভ টু লোকসভা এন্ড লিমিট দ্য রাজ্যসভা's ইনফ্লুয়েন্স। ঠিক আছে, रिसेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आस्क्ड फॉर ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। तो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। यहाँ पे क्या है देखिए, टाइप्स ऑफ बिल दिया गया है, ऑर्डिनरी, मनी बिल, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो देखिए यहाँ पे जो है फीचर्स, ठीक है, आर्टिकल ऑर्डिनरी बिल के लिए 107, 108, 107, 108 आर्टिकल है। ठीक है, दोनों ही आप लाइक हाउस में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लोकसभा तो उत्थापन कर पारे, राज्यसभा तो कर पारे। ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, যিকোনো এজন প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বা যদি কোনোবা মিনিষ্টাৰ হয় তেওঁ কি কৰিব পাৰে, উত্থাপন কৰিব পাৰে। ৰিকমেন্ডেশন অফ দ্য প্ৰেসিডেন্ট, ইনিশিয়ালি প্ৰেসিডেন্টৰ ৰিকমেন্ডেশন নালাগে মানে এখন বিল উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে, প্रेजेंट কৰিবৰ কাৰণে। ठीक है, प्रेजेंट करने से पहले प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मतलब रिकमेंडेशन। ठीक है, अमेंडमेंट रिजेक्शन बाय राज्यसभा कैन डू, मतलब एक मान लीजिए लोकसभा में ये प्रेजेंट हुआ, राज्यसभा कैन रिजेक्ट और अमेंडेड पार्टिकुलर बिल। जॉइंट सिटिंग हो सकता है, जॉइंट सिटिंग माने दुखोनो যদি ডেডলক আহে,
যদি এটা সিদ্ধান্তত মানে এটা সিদ্ধান্তত নাপায়গৈ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে জইণ্ট সিটিং দুইখন ৰাজ্যসভা লোকসভা কি হ'ব পাৰে জইণ্ট সিটিং কৰাব পাৰে আৰু এইখন কোনে সামন কৰিব প্ৰেসিডেন্টে কৰিব সামন ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্টৰ ৰোল কি আছে যে এই প্ৰেসিডেন্টে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে এপ্ৰুভ কৰিব পাৰে বা ৰিকনসিডাৰেশন কৰিব পাৰে এটো হ'ল নরমাল বিলৰ কাৰণে যেটো প্ৰসিডিউৰ বাট ইন কেস অফ মানি বিল আৰ্টিকল কোনটো আছে 110 ঠিক আছে উত্থাপন কোড কৰিব পাৰে লোকসভাত इंट्रोड्यूस बाय होम ओनली मिनिस्टर ठीक है नॉट ए प्राइवेट मेंबर याद रखना रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट यस इट इज रिक्वायर्ड पहले अगर तुम जा रहे हो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए अमेंडमेंट रिजेक्टिंग बाय राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड मैंने पढ़ाया है ठीक है नॉट बाइंडिंग रिकमेंडेशन नहीं भी मान सकता है लोकसभा इसको ठीक है जॉइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है इसको रिजेक्ट और अप्रूव भी किया जा सकता है लेकिन रिकंसीडर नहीं किया जा सकता है तो वैसे ही पॉज करके बाकी भी आप लोग देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंपॉर्टेंट है इट इज डन अंडर आर्टिकल 368 अगेन दोनों ही इसमें आप क्या कर सकते हैं प्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं इसको भी ऑर्डिनरी बिल की तरह मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का एज द ऑर्डिनरी बिल नहीं चाहिए होता है अमेंडमेंट और रिजेक्शन बाय राज्यसभा यस इट कैन डू ठीक है जॉइंट सीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है लाइक मनी बिल तो इससे ना आप लोग खुद लिखिए इसको एक फ्लो चार्ट जैसा बना लीजिए एक डायग्राम बना लीजिए कौन सा दोनों में सिमिलरिटी है कहां पे डिसिमिलरिटी है उसको भी आप लोग जानने को आप लोगों को मिलेगा ठीक है यहां पे क्या है प्रेसिडेंट रोल में मास्ट अप्रूव मतलब यहां पे कोई चारा ही नहीं है रिजेक्ट रिटर्न कुछ नहीं हो सकता अप्रूव ही हो सकता है ठीक है तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन दिख जाता है कभी कभार सेकंड जो आर्टिकल है ये मैंने उस दिन ऑलरेडी कवर किया था लेकिन फिर से आया एडिटोरियल हिंदू में तो इसीलिए मैंने इसको फिर डाला है ग्लोव के बारे में आप लोगों ने शायद देखा होगा 3-4 दिन पहले का जो भी करंट अफेयर्स है वहां पे ही मैंने डाला था ठीक है तो देखिए ग्लोव क्या है बेसिकली ग्लेशियल लेक्स जो होते हैं ना ठीक है यहां पे क्या था लाइक द साउथ लोनर लेक आर द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर दैट सिट इन फ्रंट ऑफ और ऑन टॉप ऑफ और बेनिथ ए मेल्टिंग ग्लेशियर मानिलो এটা গ্লেচিয়ার আছে হিমবা আছে গলিব আৰম্ভ কৰিছে হয়তো গ্লোভ কি হ'ব পাৰে ইয়াতো থাকিব পাৰে ঠিক আছে সন্মুখতো থাকিব পাৰে তলত থাকিব পাৰে ওকে বা বেনিথ এ মেল্টিং গ্লেচিয়ার মানিলে এটো গ্লেচিয়ারটো মেল্ট হৈছে ন তো তার তলতো থাকিব পাৰে সো দিস আর দা তোমার এটো কি হয় গ্লেচিয়াল লেকস মানে কি হয় গ্লেচিয়াল লেক গ্লেচিয়ার গলি পালে যেটা লেকৰ ফৰ্মেশন হয় তেতিয়া আমি গ্লেচিয়াল লেক বুলি ক'ব পাৰো বেসিক্যালি গ্লেচিয়াৰৰ ওচৰ পাজৰে এই লেকসবোৰ পোৱা যায় কাৰণ কিয় গলিছে আমি জানো বিভিন্ন কাৰণত গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে ঠিক আছে सो ग्लेशियर जेटिया हो থাকে जब एक ग्लेशियर बनता है तब वो क्या होता है वो फ्रीजित रहता है पूरा लेकिन मान लो जब ये गलना चालू होगा उसके बाद क्या हो जाएगा मेल्ट होके कहीं ना कहीं तो जाके ये पानी जमा होगा ना उसी को बोला जाता है ग्लेशियल लेक्स ठीक है Now as they grow larger they become more dangerous because the glacial lakes are mostly dammed by unstable ice and sediment composed of loose rock and debris तो ये डेंजर हो जाता है क्योंकि ग्लेशियल लेक जो है इसको डैम किया जाता है या तो अनस्टेबल आइस के थ्रू या फिर आपका जो सेडिमेंट्स रहते हैं ठीक है रॉक्स एंड डेब्रिस का इन केस ऑफ द बाउंड्री अराउंड डैम मान लो ये ग्लेशियल लेक है इन केस या इसका अगर बाउंड्री किसी भी तरीके से ब्रेक हो गया huge amount of water rushed into the side of the mountains ये ऐसे नीचे आएगा and could cause flooding in the downstream areas जिस हाल सिक्किम के केस में हुआ है तो ये मैंने शायद 8 या 9 अक्टूबर की एनालिसिस में ये डाला था and this is called glacial lake outburst flood ये जो फेनोमेना है नीचे जाके जो फ्लड का फॉर्मेशन कराते हैं इसको बोला जाता है ग्लेशियल लेक के द्वारा ग्लेशियल लेक के आउटबर्स्ट के द्वारा जो फ्लड होता है ग्लोव ठीक है इसको बोला जाता है ग्लोव मतलब जो फ्लडिंग होता है उसको बोला जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है ना किस किस कारण से होता है थोड़ा बहुत देख लेते हैं पहला जो मैंने बोला क्लाइमेट चेंज एंड ग्लेशियर मेल्टिंग के कारण ये होता है सीधी सी बात है ग्लेशियर का मेल्ट होगा मेल्ट होने के बाद क्या होगा ग्लेशियल लेक्स फॉर्म होगा इन केस ऑफ एनी कॉज ठीक है ये अगर जहां पे ग्लेशियर लेक का बाउंड्री ठीक है ये जो बाउंड्री है ये अगर टूट गया तो क्या हो सकता है भाई ग्लोव हो सकता है ठीक है बट दिस ग्लेशियल लेक्स आर आल्सो टेम्पररी एंड कॉज सिग्निफिकेंट हजार्ड
ठीक है। ग्लेशियल रिट्रीट के कारण हो सकता है, ए ग्लेशियर मेल्ट एंड रिट्रीट ड्यू टू रेजिंग टेम्परेचर्स, दे लीव बिहाइंड डिप्रेशन और बेसिन्स, दिस डिप्रेशंस कैन फिल विथ मेल्ट वाटर और आइस फॉर्मिंग ग्लेशियल लेक्स, व्हेन दिस लेक्स बिकम टू लार्ज द प्रेशर ऑफ द डैमिंग मटेरियल इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ग्लोव, ठीक है। उसके बाद जो है मान लीजिए कि ग्लेशियल सर्ज, some glaciers can experience surges which are period of rapid advance and retreat. During a surge, a glacier can damp up meltwater creating a temporary glacial lakes. When the surge ends, the dam can breach causing a gulf. ठीक है, high vulnerability question, ठीक है। The embankment of these lakes consists of loose deposits of glacial moraine. Moraine is a physical phenomena. Basically जो इसका embankment है, मथावरी जितो है लेक टूर, ठीक है, it is consist of loose deposits. এই ডিপোজিট কোনে কৰিছে? মৰেন্স, ঠিক আছে। মৰেন্স কি হয় পঢ়াম। সো বেসিক্যালি এটো ধৰা লেক, ইয়াৰ বাউন্ডাৰী যোনটো আছে এটো লুজ ডিপোজিট থাকে, কিছুমান তোমাৰ সেডিমেন্টস টাইপৰ থাকে, ঠিক আছে। মৰেনৰ জৰিয়তে, মৰেন যেটো ফিচাৰ তাৰ জৰিয়তে এইবিলাক বনা হয় আৰু বহুত লুজ হয় এন্ড নট প্ৰপাৰলি কম্পেক্টেড, দে হেভ এ হাই ভালনাৰেবিলিটি কোশ্চেন, ঠিক আছে। সো ইয়াৰ ভালনাৰেবিলিটি কোশ্চেনটো বেছি হয়। ল্যান্ডস্লাইড যদি হয় তেতিয়াও কি হ'ব পাৰে? গ্লফাৰ ফেনোমেনা দেখিব পাৰো, আৰ্থকুৱেক হলেও গ্লফাৰ ফেনোমেনা দেখিব পাৰো। আল্টিমেট কেছটো হৈ গ'ল কি এইটো মোৰ দেখা গ্লেচিয়াৰ থাকিব, মেল্ট হ'ব, মেল্ট হোৱাৰ পিছত কি হ'ব? লেক ফৰ্ম হ'ব, দেন বাউণ্ডাৰী ব্ৰেকৰ কাৰণে কি হ'ব? গ্লফ হ'ব। নাও এতিয়া বাউণ্ডাৰী ব্ৰেক কেতিয়া কেতিয়া হ'ব পাৰে? ল্যান্ডস্লাইড আহিলে হ'ব পাৰে, আৰ্থকুৱেক আহিলে হ'ব পাৰে, ভলকেনিক এক্টিভিটি আহিলে হ'ব পাৰে, হিউম্যান एक्टिविटीज हो পাৰে, माइनिंग कंस्ट्रक्शन और डिफोरेस्टेशन যদি কৰে তেতিয়াও হ'ব পাৰে, तब भी हो सकता है, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक का फॉर्मेशन, आर्टिफिशियल ग्लेशियल लेक्स कैन फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स सच एज हाइड्रोपावर डैम्स और माइनिंग एक्टिविटीज। पोरली डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस कैन लीड टू ए हाई रिस्क ऑफ ग्लोव्स, ठीक है। ये मान लीजिए कि आर्टिफिशियल लेक फॉर्मेशन अगर हो रहा है किसी भी ह्यूमन मेड प्रोजेक्ट्स के कारण, ये भी बाद में जाके क्या करा सकता है? ग्लोव करा सकता है। तो ग्लोव इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो रीजन बिहाइंड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यहाँ पे बहुत सारे रीजंस है, याद रखने वाला जो रीजंस है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लेशियर मेल्टिंग, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, जो भी फिजिकल डिजास्टर है वो सब लिख सकते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी सभी यहाँ पे आ जाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जीएस पेपर 2 से ये लाइक इंपॉर्टेंट है। न्यूज में क्या था? देखिए चाइना का जो एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, ये जो टॉपिक है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये अपना 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था। द कोलोजल प्रोजेक्ट इन 2013 एम्स टू रीसेट ग्लोबल ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बेसिकली ये ग्लोबल ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लाया गया था, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइना। ये किसका प्रोजेक्ट है? चाइना का प्रोजेक्ट है, ठीक है। नाउ फीचर्स क्या है? इट अलाउज पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपका जो है पिछला वाला जो स्लाइड था वहां का ये पर्टिकुलर पोर्शन रह गया, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी, ये यहाँ तक ही है, ठीक है। तो मैं जो यहाँ इस पर्टिकुलर एनालिसिस का फैक्ट्स है वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अबाउट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, देखिए BRI जो है इट रिप्रेजेंट्स ए मल्टी फैसेटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एम्स एट एनहेंसिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी एनहेंस কৰিব বিচৰা গৈছে, ইনক্লুডিং কোঅপাৰেশন বিটুইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, ঠিক আছে। সো দুটা প্রজেক্ট আছে, one perspective is trade, another is relationship, that means international relation, ठीक है सर। So it links Southeast Asia with Central Asia and the Gulf region like Africa and Europe with a network of land and sea roads। यहाँ पे क्या कोशिश किया जा रहा है? साउथ ईस्ट एशिया से लेके आपका एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया, फिर जो ये वाला जो पार्ट है आपका गल्फ रीजन, ठीक है, ये जो गल्फ रीजन है, ठीक है, इससे रिलेटेड फिर अफ्रीका, फिर क्या है? यूरोप। तो ये जो पूरा 1 2 3 4 5 एरिया जो है, इस पांचों ही एरिया को ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये बेसिकली लैंड एंड सी रोड से ही इसको कनेक्ट करा जाएगा। ये प्रोजेक्ट था एम्बिशियस प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट वाज नेम्ड एज ए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव बट लेटर रीनेम्ड एज ए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। द इनिशिएटिव इंक्लूड्स टू प्रिंसिपल कंपोनेंट, द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड द मैरीटाइम सिल्क रोड।
दो इसका प्रिंसिपल कंपोनेंट है, एक जो है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, दूसरा है मेरीटाइम सिल्क रोड। लैंडर कारणे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ঠিক আছে, এণ্ড চিৰ কাৰণে মেৰিটাইম চিল্ক ৰোড, ঠিক আছে। সো ইয়াতে আছে মেৰিটাইম চিল্ক ৰোড, এইকেইটা হয়, ঠিক আছে। এনেকৈ সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ পৰা মালাক্কা হৈ পেলাই ফিৰ কলম্বো, ঠিক আছে, দেন ইণ্ডিয়া কানেক্ট কৰিব কলকাতা, দেন ইয়াৰ পৰা আফ্ৰিকা কানেক্ট কৰিব, ইয়াৰ পৰা ৰেড চি মেডিটেৰেনিয়ান চি হৈ পেলাই ইউৰোপ কানেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। এণ্ড বাই ৰোড এইটো যোনটো আছে সিল্ক ৰোড ইকনমিক বেল্ট যোনটো আছে, ঠিক আছে, ইয়াতো কি কৰা যাব, ইয়াতো এইফালৰ পৰা বুলি এনেকৈ চাইনাৰ পৰা বুলি গৈ পেলাই কি হ'ব, মেইনলি যিখিনি তুৰ্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান, ঠিক আছে, কাজাখস্তানটো নহয়, তুৰ্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান হৈ পেলাই বেচিকেলি কি হ'ব, ইৰাণ হৈ, ঠিক আছে, ইস্তানবুল হৈ, দেন इफाले मॉस्को कनेक्ट करो एंड मॉस्को पर वेस्टर्न जर्मनी कनेक्ट करो बाय लैंड रोड। सो ये जो प्रोजेक्ट है एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके पीछे जो है इंडिया के लिए भी थ्रेट बहुत ज्यादा है। देखिए रोड्स टू बीआरआई, ये जो मैंने बोला है, वन इज सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, द सेगमेंट ऑफ द बीआरआई इज डेडिकेटेड ऑन इंप्रूविंग कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड लिंक्स अक्रॉस यूरेशिया थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन रोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए यूरेशिया रीजन में, तो ये ये जो पार्ट है इसके थ्रू ही इसको ही इसलिए डेडिकेट किया गया है, थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन रोड्स, ठीक है, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन रोड। मेरीटाइम सिल्क रोड, दिस कंपोनेंट एम्फेसाइज मेरीटाइम कनेक्शन, ये लैंड कनेक्शन है, ठीक है, आपका जो है लैंड ट्रांसपोर्ट रोड्स इसके थ्रू प्रमोट किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, और इसके थ्रू मेरीटाइम सिल्क रोड के थ्रू मेरीटाइम कनेक्शन बिल्ड होगा। इससे इट बिगिंस वाया द साउथ चाइना सी, ठीक है, गोइंग टुवर्ड्स इंडो चाइना साउथ ईस्ट एशिया एंड देन अराउंड द इंडियन ओशन, दस रीचिंग अफ्रीका एंड यूरोप, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए पहली बात तो ये कि ये लोग बोलते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। देन आपका द इनिशिएटिव एनकम्पासेस ए वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग, ये जो इनिशिएटिव है ना, यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग रेलवे प्रोजेक्ट, पोर्ट्स, हाईवेज एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो है द लैंड बेस्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो है, ये लैंड बेस्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो है, ये बेसिकली लाइक ये जो है इसके अंदर क्या है, अलग अलग की कॉरिडोर्स है, ठीक है, ओके। द लैंड बेस्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एनविशंस 6 की कॉरिडोर्स फॉर डेवलपमेंट। एक जो है आपका सीपीसी, आप सभी को मालूम, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दूसरा है न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बाद है चाइना इंडोनेशिया पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बाद है चाइना मंगोलिया रासिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसे ऊपर करके जाएंगे, ठीक है, चाइना से मंगोलिया होके फिर रासिया, उसके बाद चाइना सेंट्रल एशिया, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बाद जो है लास्ट में साउथ एशिया को कनेक्ट करने के लिए चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये याद रखिए, एक है आपका साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने के लिए चाइना इंडोनेशिया पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, और आपका यूरेशिया को कनेक्ट करने के लिए ये जो ऊपर से ऐसे गया है न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज कॉरिडोर एंड सीपीसी टू अगेन कनेक्ट पाकिस्तान, ठीक है, ओके। इनिशियली बीआरआई इंक्लूडेड बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, बीसीआईएम इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब ऐसे होगा चाइना से, ठीक है, आपका जो है इंडिया, ठीक है, फिर ऐसे करके, सॉरी, म्यांमार, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश, ऐसे करके चाइना से, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर था। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेटर इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग द बीआरआई, वॉइसिंग इट्स ओपोजिशन टू द सीपीसी दैट रन्स थ्रू जिनजियान प्रोविंस ऑफ चाइना इन वेस्ट, दैट मीन चाइना's वेस्ट चाइना थ्रू पाकिस्तान অকুপাইড কাশ্মীৰ। মানে কি হৈছে, যেটো চাইনাৰ আমাৰ এই যেটো পাৰ্ট আছে, ঠিক আছে, ইয়াত যেটো পিওকে অঞ্চল আছে, ইয়াতে আছে, এইটো হৈ গ'ল চাইনাৰ জিনজিয়ান প্ৰভিন্স। তো এনেকৈ কৈ পেলাই পিওকে দি পেলাই কি হৈছে, সিপিইসি টো গৈছে, বনাইছে, কনস্ট্রাক্ট করছে। সো আলটিমেটলি কি হয়, পাকিস্তান ऑक्यूपाइड कश्मीर, इट बिलोंग्स टू इंडिया, दिस पीओके पोर्शन इज बिलोंग टू इंडिया ना, इसीलिए इंडिया के सोवरेनिटी पे ये असर पड़ा है, तो इंडिया को बिना पूछे सीपीएसी बनाया गया है, ठीक है, टू द अरेबियन सी पोर्ट ऑफ गदर, जो पाकिस्तान का गदर पोर्ट है, वहां तक ये बनाया गया है। सो विद इंडिया स्टेइंग आउट, द बीसीआईएम कॉरिडोर हैज आल्सो स्टॉल, ठीक है, ये बंद हो गया एंड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेटर लॉन्च चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसलिए ये जो लास्ट वाला है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको बाद में बनाया गया,
ठीक है। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है देखिए, कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन बीआरआई हैव विटनेस्ड द ग्रोथ इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद चाइना। ठीक है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट चाइना के साथ ज्यादा बढ़ा है। ट्रेड विद बीआरआई पार्टनर्स registered एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.4% रीचिंग $19.1 ट्रिलियन बिटवीन 13 to 2022। तो मेनली जिन लोगों ने भी साथ दिया है उन लोगों का एनुअल ग्रोथ रेट 6.4% के आसपास से ज्यादा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, ये तो है कि उनको सुविधा मिल रहा है, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, 6.4% के साथ साथ ग्रोथ भी हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, डेब्ट बर्डन, जिसको बोला जाता है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। मतलब पहले लोन देगा, जब चुका नहीं पाएगा ये स्मॉल कंट्रीज लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, तो क्या करेगा, बोलेगा कि आपका ये वाला जो पार्ट है ये मुझे दे दीजिए, लोन नहीं चुकाना है। ऐसे करके ये लोग प्रॉब्लम में फंस रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जाम्बिया भी है, ये भी ऐसे ही फंसा है। अफ्रीका के कई सारे नेशन ऐसे ही फंसा है। उसके बाद जो है आपका इशू मल्टीलेटरल गवर्नेंस। देखिए, बीआरआई इज नॉट ए मल्टीलेटरल इनिशिएटिव बट रादर ए कलेक्टिव ऑफ मोस्टली बायलेटरल प्रोजेक्ट्स। एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव नहीं है, मतलब जहां पे जाके सभी कंट्रीज साइन करेंगे, हाँ ऐसे होगा या ये आपको सुविधा मिलेगा, ऐसा नहीं है। चाइना क्या कर रहा है, हर एक कंट्री के साथ अलग से बायलेटरल रिश्ता बना के ये जो है प्रोजेक्ट रन करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक, मल्टीलेटरल नहीं है। अनलाइक इनिशिएटिव्स लाइक एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो AIIB है, AIIB जो है, ये क्या है देखिए, ये जो है द BRI लेक्स, ये मल्टीलेटरल अप्रोच है। ठीक है, बट BRI लेक्स ए सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग स्ट्रक्चर नहीं है, चाइना जो बोलेगा वही होगा, वो भी अलग अलग देश के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू एड्रेस द इशू कलेक्टिवली। इसीलिए प्रॉब्लम क्या है कि कलेक्टिव इशू, कलेक्टिव अगर कोई इशू है कलेक्टिवली उसको डील करने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हर किसी के साथ अलग अलग तरीके से बायलेटरल जो रिलेशन है वो चाइना मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ओके। उसके साथ साथ में देखिए पॉलिटिकल टेंशन तो है ही, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पॉलिटिकल rivalries and disputes such as India-China border dispute have affected the implementation of BRI projects। ये challenges है। उसके साथ साथ इसका BRI प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न भी है। ठीक है, कोई अगर रास्ता बनाएगा तो एनवायरमेंटल डैमेज तो होगा ही ना, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, कोई एक पार्टी लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, कोई सेंट्रलाइज एजेंसी यहाँ पे नहीं है, तो ये भी कंसर्न है। Geostrategic concern to hai, BRI has raised geopolitical concern, particularly regarding China's growth influence and control over critical infrastructure in partner countries। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जियोस्ट्रेटेजिक कंसर्न क्यों है? चाइना का जो ग्रोथ है अफ्रीका के कई सारे नेशंस में वो बहुत ज्यादा हो गया है, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चाइना के हाथ में ही वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया है। ये मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन दिया हुआ है जो 2018 में आया था, इसको भी देख लीजिए एंड अटेंड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, इट हैज रेफर्ड पिटिशंस चैलेंजिंग द 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। 2018 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाया गया था इसको चैलेंज किया है टू ए 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। व्हाइल सेंटर हैज टर्न्ड द स्कीम ए बिग स्टेप टुवर्ड्स इलेक्टोरल रिफॉर्म्स व्हिच विल एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पिटिशंस हैव contended that it affects transparency in political funding। क्या है देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ बोला गया है कि अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाएंगे, ठीक है, जो लाया गया है, इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आएंगे। ठीक है, इलेक्शंस में। लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी लोगों का क्या कहना है वो भी देखते हैं। बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इशू क्या है दोनों के बीच में? देखिए ये जो इशू है यहाँ पे दो प्राइमरी इशू क्या है, लीगलिटी ऑफ द एनोनिमस डोनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग। ठीक है, पोटेंशियली प्रोमोटिंग करप्शन, एक इशू ये है। ठीक है, कि एनोनिमस जो आपका सेंडर है वो पैसा सेंड जो कर पाते हैं। लीगलिटी ऑफ एनोनिमस डोनेशन, मतलब कौन दे रहा है किसी को पता नहीं, किसी से रिवील नहीं करने का जो इशू है। तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन about political parties funding potentially promoting corruption, and these issues relate to the violation of constitutional article 19, 14 and 21। देखते हैं क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। देखिए बॉन्ड जो है वो पेपर की तरह होता है। ठीक है, वो क्या है मैं बताऊंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, सिस्टम 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया एंड फाइनली बाय वे ऑफ फाइनेंस बिल इट वाज इंप्लीमेंटेड इन 2018।
दे सर्व एज ए मीन्स फॉर इंडिविजुअल एंड एंटिटीज टू मेक डोनेशन। इस किसके लिए है? पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए ये बॉन्ड्स लाया गया है। ठीक है, अभी पॉलिटिकल पार्टीज को सीधा पैसा नहीं दे सकते, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेंगे, ये पार्टनर बैंक है, दे विल इशू बॉन्ड्स इन डिनोमिनेशंस ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। 1000 পৰা বুলি 1 কোটি লৈকে বেলেগ বেলেগ ট্ৰেডাৰে কি কৰিব? বন্ড ৰিলিজ কৰিব। সাপোজ এখন কি হয় 1 কৰোৰৰ বন্ড হয়, এখন কি হয় 1000 টকাৰ বন্ড হয়। ঠিক আছে, তো মই যদি সাপোজ পলিটিক্যাল পাৰ্টি এটাক 1000 টকা 10000 টকা বন্ড দিব বিচাৰো, এটাৰ মই 5000 টকা দিব বিচাৰো, মই এনেকুৱা 5খন বন্ড ল'ম, দি পেলাই কি কৰিম पॉलिटिकल पार्टी को दी हुआ है मेनू का 5 पेपर। ठीक है, ऐसा 5 पेपर्स में पॉलिटिकल पार्टीज को दे दूंगा। ठीक है, तो ये पैसा कहां से लेंगे? स्टेट बैंक इसको इन लोगों को पैसा दे देंगे। मैं जमा कहां करूंगा पैसा? पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दूंगा, मैं जमा करूंगा एसबीआई में। तो बोला गया कि इस प्रोसेस से क्या है कि जो भी करप्शन की केसेस है, ठीक है, और इससे क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होता है। लेकिन क्या है कि देखिए ये जो फीचर्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो बॉन्ड रिलीज किया जाता है, कौन कौन परचेस कर सकता है? इंडियन सिटीजन परचेस कर सकता है, एंड एंटिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, जो कोई भी एक कंपनी हो वो इंडिया में एस्टैब्लिश हो वो भी कर सकता है। कैन बी बोथ इंडिविजुअली एंड जॉइंटली विद द अदर इंडिविजुअल्स एंड वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। जिदिनार পৰা इश्यू কৰিব 15 দিনৰ কাৰণে এটো ভ্যালিড থাকিব। অথৰাইজ ইস্যুৱাৰ কোন হয়? এসবিআই। ঠিক আছে, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इशूड थ्रू डेजिग्नेटेड एसबीआई ब्रांचेस। एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर 29A ऑफ आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 and have secured not less than 1% of the vote polled in the last general election to the house of the people, house of the people। ঠিক আছে, or legislative assembly, মানে লোকসভা বা legislative assembly যদি কোনোবা এটা পলিটিক্যাল পার্টিয়ে 1%তকৈ অধিক ভোট পাইছে, ওভাৰঅল ভোট যিমান পোল হৈছে, আৰু যদি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল এক্ট 1951 অৰ 29 এৰ আন্ডাৰ যদি সেই পাৰ্টিটো ৰেজিষ্টাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কি দিব পৰা যাব? এই ফান্ডিং কৰিব পৰা যাব, বন্ড তেওঁলোকক দিব পৰা যাব, ইলেক্ট্ৰল বন্ড। ঠিক আছে, ওকে। Then purchase and encashment, electoral bonds can be purchased digitally through checks. Encashment only through an authorized bank accounts or of the political party। तो क्या बोला गया है कि एनकेसमेंट जो है वो एक ऑथोराइज बैंक अकाउंट, पॉलिटिकल पार्टी की जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, ऑथोराइज्ड, उसके थ्रू ही एनकेसमेंट हो सकता है, पैसा मिल सकता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, देखिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में क्या है? पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज देयर बैंक अकाउंट विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्टी जो है उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो एनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, अपना जो अकाउंट है। Donations are made through banking channels ensuring transparency and political parties are obligated to explain the utilization of funds received। कोट खर्च से हेतु कथा को बोलेगा। बेनिफिट्स क्या है इसका? enhanced transparency in political party funding, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो देखाब লাগিব न, डिस्क्लोज কৰিব লাগিব their bank account। accountability in disclosing donations utilization, discouragement of cash transaction and preservation of donor autonomy। तो ইয়াতে কি হৈ যায়? খালি preservation of donor anonymity, sorry I am so sorry, anonymity, কোনে ডোনেট কৰিছে খালি সেইটো গম না পায়, এইটোৱে ডাঙৰ ইস্যু হয়। ठीक है, एक तरफ से ठीक है, लेकिन एक तरफ से ऐसा है कि मान लीजिए मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे पॉलिटिकल फंडिंग देना है, ठीक है, एनोनिमिटी है, ठीक है, कोई नहीं जानेगा कि कौन दे रहा है, तो मैं यहाँ पे पैसा वाइट कर सकता हूँ ना अगर मेरे पास ब्लैक मनी है। तो ये प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड ही कंसर्न उठा है। सो व्हाट आर द कंसर्न ऑफ रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम? Central criticism of the electoral bond scheme is it does the exact opposite of what it was meant to do, that is bring transparency to election funding, लेकिन इससे उल्टा काम कर रहा है। Possibility of extortion, the fact that such bonds are sold via government owned bank SBI leaves the door open for the government to know exactly who is funding its opponents। ঠিক আছে, তো যেহেতু গভর্নমেন্ট সোল্ড এটা তোমাৰ এয়া আছে, মানে বেংকৰ জৰিয়তে গভৰ্নমেন্ট ওন, মানে বেংক এটাৰ জৰিয়তে যেতিয়া এইবিলাক সোল্ড কৰা গৈছে, তো এইটোৰ জৰিয়তে কি হয়, কোন অপোনেন্ট পাৰ্টি কোনে ফান্ড কৰিছে সেইটোতো ওলাই যাব পাৰে যদি গভৰ্নমেন্টে বিচাৰে। দিস ইন টাৰ্ন এলাউজ দ্য পসিবিলিটি ফৰ গভৰ্নমেন্ট অফ দ্য ডে টু either extort money especially from the big companies or victimize them for not funding the ruling party, either way providing an unfair advantage to the party in power। ठीक है, तो पार्टी इन पावर को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है।
A blow to democracy. Through an amendment to the Finance Act of 2017, the Union government has exempted political parties from disclosing donation received through electoral bonds. तो ये जो फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 है, जो मनी बिल की तरह इसको पास किया गया है, जो मैंने अभी पढ़ाया, इसके थ्रू क्या किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जाम किया गया, बाहर किया गया, किससे, फ्रॉम डिस्क्लोजिंग डोनेशंस, कि किससे कितना डोनेशन मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, वो डिस्क्लोज अभी नहीं करने से भी हो जाएगा, मतलब इसके थ्रू एग्जाम कर दिया गया. दिस मीन्स द वोटर विल नॉट नो which individual company or organization has funded the party to what extent. और ये फेवरेटिज्म किसके towards है, rich corporates. The electoral bond scheme has opened the floodgated to unlimited corporate donations to political parties and anonymous financing by Indian as well as foreign companies, which can have serious repercussion in the Indian democracy. समझ में आ रहा है ना, मतलब रिच कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा सुविधा दे दिया गया है, ज़्यादा पैसा अगर वो लोग फेंकेगा तो उन लोगों को भी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, एनोनिमस फाइनेंसिंग. ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम है. एक्सटोर्शन का प्रॉब्लम हो सकता है कि कौन अपोजिट पार्टी को दे रहा है वो भी मालूम हो सकता है. फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 में एग्जाम कर दिया गया, एंड फेवरेटिज्म टुवर्ड्स रिच कॉर्पोरेट्स. ठीक है, तो ये जो है डोनेशंस मेड अंडर दिस स्कीम बाय कॉर्पोरेट and even foreign entities enjoyed a 100% tax exemption benefiting wealthy corporates. कोई टैक्स नहीं देना होता है, 100%. ठीक है, सो यहाँ पे क्योंकि सिटीजन्स को कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करा जाता है, तो इट इज अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ठीक है, यहाँ पे नहीं कहा जाता है ना, नहीं बोला जाता है ना. Crony capitalism. The electoral bond scheme removes all the pre-existing limits on political donations and effectively allows well-resourced corporations to fund elections subsequently, paving the way for crony capitalism. Crony capitalism क्या है? An economic system characterized by close mutually advantageous relationship between business leaders and government officials. ये आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट एंड कोई भी अगर प्लस कोई भी अगर बिजनेसमैन है, बिजनेस वीमेन है, बिजनेस लीडर्स है, इन लोगों के बीच में जब बहुत ज़्यादा रिश्ता अच्छा हो जाता है ना, ठीक है, और गवर्नमेंट का हर एक डिसीजन इन लोगों के सपोर्ट में जब होता है तब बोला जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म. तो ये सब प्रॉब्लम है. ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है, देयर इज ए नीड टू बी इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल फाइनेंसिंग. ठीक है सर, and it is crucial to plug the loopholes in the current laws to make entire governance machinery more accountable and transparent. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने आज से स्टार्ट किया रैपिड फायर सेशन. ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम के लिए भी ये काम आएगा. सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने क्या किया है, टाइगर जो सेंसस है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में वो स्टार्ट किया है. एंड STR it is named after red silk cotton semul trees. सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कार नामত আছে, red silk cotton semul trees ৰ নামত আছে. It is also included under UNESCO's World Network of Biosphere Reserve. Biosphere Reserve হয় सिमलीपाल এখন. It includes Joranda and Bahari Pani waterfalls. High peak इसका क्या है, खेरी बुरु एंड मेघासिनी. खेरी बुरु एंड मेघासिनी. रिवर्स क्या क्या है बीच में से, बूढ़ा बालंगा, पालपाला बंधन, सलंदी, काहायरी, देव. फॉरेस्ट टाइप यहाँ पे मॉइस्ट एंड ड्राई डिसिडियस मिल जाता है. ठीक है, मतलब অসমীয়াত মই একদম এইটো কি বুলি কয় পাহৰিছো, ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট. ঠিক আছে, ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট পোৱা যায়, পৰ্ণপাতী উদ্ভিদ নে কি বুলি কয়. ঠিক আছে, ফৌনা एलिफेंट लियोपार्ड संबार एंड हिल मिनेन. ठीक है, नेक्स्ट जो है ये कोरल रीफ फॉसिल के रिगार्डिंग है. कोरल रीफ फॉसिल क्या है, इट हैज लाइक कोरल रीफ फॉसिल हैव फाउंड अनअर्थड एट 18,000 फीट अबव द सी लेवल एट बर्स्ट लद्दाख. ठीक है, तो इसको लद्दाख में ये पाया गया है. एंड सिग्निफिकेंस क्या है कोरल रीफ फॉसिल्स का, इट विल प्रोवाइड ग्लिम्सेस इनटू द रीजन्स जियोलॉजिकल पास्ट. ये जो लद्दाख में पाया गया है ना कोरल रीफ माने बुझी पाइছা ন, এই মাজতে যে পঢ়াইছিল কোरल रीफ. ঠিক আছে, সাগৰৰ তলত থকা যিবোৰ কোৰেল. ঠিক আছে, নাও দ্য থিং ইজ ফসিল মানে হৈ গল কি জীৱাশ্ম, মানে সেই কোৰেল ৰীফবোৰ আগত কোৰেল ৰীফৰ কি পোৱা গৈছে, জীৱাশ্ম পোৱা গৈছে, তাকো লাডাখত পোৱা গৈছে ইমান ওপৰত. তো এক্স্যাক্টলি সেই ৰিজনটোৰ সেই অঞ্চলটোৰ জিঅ'লজিক্যাল পাষ্টটো কি হয় এইটোতো গম পোৱা যাব ন এই কোৰেলখিনি ষ্টাডি কৰি পেলাই. ইট অফাৰ্ছ এ ৰিমাৰ্কেবল পেৰেলেল টু দা beaches of the Rameshwaram and Andaman Nicobar. About
birds located in the eastern Ladakh Himalayas east of Daulat Beg Aldier sector. ठीक है सर, and a strategic road Daulat Beg Aldier pass through this area. ना ये पाया गया है, ये याद रखिए, ठीक है, इतना याद रखने से हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज मुठुवन ट्राइब. मुठुबेन जो ट्राइब है ये अन्नामलाई हिल्स में पाया जाता है. विल बी ए पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहार एम्ड एट प्रोटेक्टिंग नीलगिरी ताहार. दे आर नोन एज फॉर देयर ट्रेडिशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिल्स. इन लोगों के पास हिल्स का बहुत ज्यादा मुठुबेन ट्राइब के पास नॉलेज है. पॉपुलेशन ऑफ मुठुबन ट्राइब इज लिमिटेड टू फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स इन द वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु एंड केरला. ये वहां तक ही सीमित है. ट्रेडिशनली ये जो मुठुबेन ट्राइब है, दीज वेर नॉमेडिक एग्रीकल्चरिस्ट, हंटार्स एंड ट्रैपर्स. আগতে কি আছিল, হান্টার্স আছিল বা নমেডিক এটা জীবন যাপন কৰিছিল. আজি ইয়াত কাইলে তাত. দ্য প্ৰাইমাৰী কাল্টিভেশ্যন देयर प्राइमरी कल्टीवेशन आर कॉफी, जिंजर, शुगर कैन एंड पेडी. ठीक है, कॉफी, शुगर कैन, जिंजर, पेडी यहाँ पे उगाया जाता है इन लोगों के द्वारा. एंड द मुठुबेन्स लिव्स इन हेलमेट्स कॉल कुडी. ये याद रखिए, मुठुबेन जो ट्राइब है वो कौन सी हेमलेट, केनेকুৱা ধৰণৰ ঘৰ বা বাসস্থান তেওঁলোকে থাকে, কি বুলি কোৱা হয়, সেই বাসস্থানক কুডি বুলি কোৱা হয়. হুজ বা যিখিনি তোমাৰ গাঁওখন বা সেই অঞ্চলটোৰ কথা কৈছো, চুবুৰীটো. হুজ হেডমেন্স ইজ অলসো নोन एज कानी या फिर मुपान. तो कुडी इज द हेमलेट. ठीक है, लेकिन इसका जो हेडमैन है इसको बोला जाता है कानी. ठीक है सर, कुडी कानी. कुडी इज द हेलमेट, हेडमैन इज कॉल्ड कानी. नेक्स्ट, द annual joint HADR exercise 2023 Chakrabot 2023 concluded in Goa. Chakrabot is an annual joint humanitarian assistance and disaster relief HADR exercise. The exercise has been conducted by Indian Army. Chakrabot 2023 বুলি মনত ৰাখিবা, কোনে কোনে কন্ডাক্ট কৰিছে, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, ইণ্ডিয়ান নেভি, ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোর্স ইন রোটেশন. ঠিক আছে, রোটেশনত তেওঁলোকে কন্ডাক্ট কৰে, এবাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, এবাৰ ইণ্ডিয়ান নেভি, এবাৰ ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোর্স. ঠিক আছে. Now, an industrial display was also organized in FICCI on 10th October in coordination with the Indian Navy to showcase ready-to-export HADR equipments manufactured by both public and private sectors. यहाँ पे क्या important है देखिए, the participating agencies discussed and presented joint players for rendering humanitarian assistance. Representatives were also present from 8 friendly countries: Comoros, Madagascar, Maldives, Mauritius, Mozambique, Sicily, Sri Lanka and Tanzania. Significance: the 2023 edition would further synergize efforts at the national level among all stakeholders as well as witness participation from 8 countries of the Indian Ocean region. यहाँ पे ये याद रखिए कि 8 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, साथ साथ में मेन जो है ये एनुअली किया जाता है एंड ऑल्टरनेटिव रोटेशन में ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करा जाता है. और इस साल जो है ये कहाँ पे हुआ है, गोवा में हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक्स है ये SI एंड ADR एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास रिसीव्ड the award for being ranked A+. RBI जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, he received award for being ranked A+ in the global finance central banker report cards. এটা গ্লোবেল লেভেলত এটা সেন্ট্ৰেল বেংকৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড এটা আহে, তাতে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ যিগৰাকী RBI গভৰ্ণৰ তেওঁ কি ৰিসিভ কৰিছে অন বিহাফ অফ RBI A+ সাৰ্টিফিকেট ৰিসিভ কৰিব সক্ষম হৈছে. ঠিক আছে, গ্লোবেল ফাইনেন্স সেন্ট্ৰেল বেংকাৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ডছ 2023. ওকে, next is the award recognized those central bank governors whose strategies outperform their peers through originality, creativity and tenacity. Next topic is Ashutosh Sharma breaks युवराज सिंह fastest 50 record. ये नाम याद रखिए, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है. ठीक है, युवराज सिंह का जो T20 में रिकॉर्ड था फॉर फास्टेस्ट 50, इसको आशुतोष शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इसको चैलेंज करके अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ एक मैच था, उन्होंने ये तोड़ा है. ठीक है, युवराज सिंह held the record for the last 16 years having a struck a 50 of 12 balls. 12টা বলত 50 মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল. ঠিক আছে, সো এই দুটা ইম্পৰ্টেন্ট. নেক্সট ইজ আয়ুৰ্বেদা ডে টু বি সেলিব্ৰেটেড across 100 countries. okay, 100খন কান্ট্ৰিজত কি কৰা যাব, আয়ুৰ্বেদা ডে সেলিব্ৰেট কৰা যাব. In 2023 Ayurveda Day will be celebrated internationally in 100 countries across the globe. It is scheduled on Dhanvantari Jayanti on 11th of November 2023.
11 নৱেম্বৰ দিনা সেলিব্ৰেট কৰা যাব যোনদিনা ধনৱন্ত্ৰী জয়ন্তী হয় অবজেক্টিভ টু promote and disseminate Ayurveda at the international level. Next topic, Union Minister launches अपना चंद्रयान वेब पोर्टल. यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, ये याद रखिए ठीक है, किसने इसको लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन Dharmendra Pradhan launched a web portal Apna Chandrayaan having activity based support material such as quiz, puzzles, etc. for school students on mission Chandrayaan 3 ঠিক আছে ইয়াৰ ৰিলেটেড কুইজ পাজল খুদা হ'ব আৰু হে মেটেৰিয়েল তাতে পোৱা যাব ঠিক আছে সো এই কাৰণে আপনা চন্দ্ৰয়ান লঞ্চ কৰিছে এডুকেশ্যন মিনিষ্ট্ৰী ফৰ স্কুল ষ্টুডেন্টস aim to make more accessible facilitating self learning among students. He also released 10 special modules on Chandrayaan 3 offering a comprehensive overview of its various facets including scientific, technological and social aspects. ठीक है नेक्स्ट आसाम कैबिनेट अप्रूव्स 3000 करोड़ फॉर न्यू रोड प्रोजेक्ट अंडर অসম মালা ঠিক আছে হাই স্পিড ইকোনমিক করিডোর বনাবৰ কাৰণে হাজাৰ মানে কি বুলি কয় 1000 কিলোমিটাৰ এটা ৰোড প্ৰজেক্ট লোৱা গৈছে হাই স্পিড ইকোনমিক করিডোর হিচাপে যাক বনোৱা যাব আন্ডাৰ আসাম মালা স্কিম ঠিক আছে দা ক্যাবিনেট অলসো এপ্ৰুভ এ লোন আপ টু 950 crore rupees from NABARD আৰু ইয়াৰ কাৰণে NABARDৰ পৰা 950 crore কি কৰিছে ক্যাবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে লোন টু আপগ্ৰেড 90 rural roads and 4 rural bridges 90টা গাঁৱৰ ৰাস্তা আৰু চাৰিখন বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁৱৰ চাৰিখন ব্ৰিজ অসমৰ সেই চাৰিখনৰ কাৰণে 950 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে কোনে দিব এটো লোন NABARDে দিব ঠিক আছে দা ক্যাবিনেট এপ্ৰুভস এ ৰিভাইজড ড্ৰাফট নোটিফিকেশন ফৰ দা ডিক্লেৰেশন অফ এন ইকো সেনসিটিভ জোন অফ ভেৰিয়ান বৰায়ন পদুমনি এটো হ'ব লাগিছিলে ভেৰজান বৰজান পদুমনি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি ओके सो भेरजान बरजान पदुमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कारणे की কৰিছে कैबिनेट एप्रूव्ड ए रिवाइज्ड ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन तो এইখন इको सेंसिटिव जोन হিচাপে ডিক্লেয়ার কৰিবৰ কাৰণে ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तो আকৌ रिवाइज কৰাৰ কাৰণে एप्रूव কৰিছে ठीक है सर दैट्स ऑल फॉर टुडे ये क्वेश्चन है आज का आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे हम लोगों को फॉलो नहीं किया है तो आज ही फॉलो कर लीजिए कि वहां पे करंट अफेयर्स वहां पे मिलता रहता है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जाम शास्त्र